हेलो बच्चों, आज हम आपकी 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 के गद्य खंड से एक नया पाठ तुम कब जाओगे अतिथि पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं शरद जोशी जी। शरद जोशी का जीवन परिचय। लेखक परिचय। इनका जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन में 21 मई 1931 को हुआ। इनका बचपन कई शहरों में बीता। कुछ समय तक सरकारी नौकरी में रहे, फिर इन्होंने लेखन को ही आजीविका के रूप में अपना लिया। इन्होंने आरंभ में कुछ कहानियाँ लिखी, फिर पूरी तरह व्यंग लेखन को ही ये करने लगे। इन्होंने व्यंग लेख, व्यंग उपन्यास, व्यंग कॉलम के अतिरिक्त हास्य, व्यंगपूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएं और संवाद भी लिखे। हिंदी व्यंग को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंगकारों में शरद जोशी जी एक हैं। शरद जोशी की प्रमुख व्यंग कृतियाँ। नंबर 1, परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार, इलिया, तिलस्म, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन। अब इनके जो व्यंगपूर्ण नाटक हैं उनमें नंबर 1 अंधों का हाथी और एक था गधा। एक उपन्यास है मैं केवल मैं, उफ, कमल मुख भी। शरद जोशी की भाषा अत्यंत सरल और सहज है। मुहावरों और हास परिहास का हल्का स्पर्श देकर इन्होंने अपनी रचनाओं को अधिक रोचकपूर्ण बनाया है। धर्म, अध्यात्म, राजनीति, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण, कुछ भी शरद जोशी जी की पैनी नज़र है उससे बच नहीं सका। इन्होंने अपनी व्यंग रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियों का बेबाक चित्रण किया है। यह पाठ भी व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। लेखक ने व्यंग में लोगों को अधिक से अधिक समझाने का प्रयास किया है। लेखक के अनुसार अच्छा पड़ोसी और अतिथि वह होता है जो अपने आने से पूर्व सूचना दे, पूछ कर आए कि हम आ रहे हैं। एक अच्छे अतिथि की विशेषता बताते हुए इन्होंने बताया कि कुछ दिन का आतिथ्य कराएं और वापस चला जाए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है अतिथि को कि अतिथि देवो भव, यानी अतिथि भगवान का ही रूप होता है। लेकिन ये तभी हो सकता है जो वो अगर सूचना देकर आए या थोड़े समय के लिए आए, क्योंकि ईश्वर अधिक समय नहीं टिकते। कुछ दिन का आतिथ्य कराए और वापस चला जाए। जो लोग बिना किसी सूचना के आ धमकते हैं और कई दिनों तक जाने का नाम नहीं लेते, ऐसे लोग मेजबानी की सरदर्दी का कारण बनते हैं। वो ईश्वर का रूप नहीं बन सकते, वो राक्षस का रूप ही कहलाते हैं। पाठ का सार सबसे पहले हम जानेंगे कि इस पाठ में लेखक ने जैसे कि ऐसे लोगों के बारे में बताया जो अतिथि है, जो बिन बुलाए आ जाते हैं। तुम कब जाओगे अतिथि? इसमें लेखक ने व्यंग कसा है। जो दूसरों के घर में अतिथि के रूप में जाते हैं परंतु बहुत समय तक वहाँ से निकलते नहीं, चाहे उनके रहने से उनके जो परिवार वाले हैं, दूसरे परिवार जिस घर में वो आते हैं उस परिवार का दिवाला ही निकल जाए, परंतु उनके अतिथि को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो एक बार आ जाते हैं तो वहाँ से जाने का नाम नहीं लेते। ऐसे अतिथियों को सबक सिखाने के उद्देश्य से ही लेखक ने इस पाठ की रचना की है। अब आगे बताया जाता है कि एक बार लेखक के घर पर एक अतिथि 4 दिनों से रह रहा है, जिसे देखते हुए वे कहते हैं कि हे अतिथि, तुम्हें देखते ही मेरा बटुआ काँप गया था, फिर भी हमने भरसक मुस्कान के साथ तुम्हारा स्वागत किया। यानी जिस समय वो अतिथि घर आया उसका स्वागत करते लेखक ने अपने जो पर्स है उससे अधिक से अधिक खर्च करके उस अतिथि का सम्मानपूर्वक आदर सत्कार किया। लेकिन क्या हुआ? जिस दिन से तुम आए थे वहीं अंदर ही अंदर मेरा बटुआ काँप उठा था, फिर भी मैं मुस्कुराता हुआ उठा और तुम्हारे गले मिला। मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की। तुम्हारा शान में और ओ मेहमान,
हमने दोपहर के भोजन के को भी लंच के रूप में बदल दिया। रात के खाने को, जो एक रात का साधारण खाना था, उसको भी हमने डिनर में बदल दिया। हम हमारे लिए क्या नहीं किया, सलाद कटवाया, रायता बनवाया, मिठाइयाँ मंगवाई, सब कुछ किया। रात के भोजन को मध्यम वर्गीय डिनर जैसा भारी भरकम बना दिया था। सोचा था कि तुम सुबह तक चले जाओगे, पर ऐसा नहीं हुआ। तुम यहाँ आराम से सिगरेट के छल्ले उड़ाते रहे। हमने सोचा कि तुम थोड़ी सी देर के लिए आए हो, अब चले जाओगे, लेकिन नहीं, तुम तो अपना आराम से अपना काम करते रहे। तुम जिस सोफे पर टांगे पसारे बैठे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर लगा है जिसकी फड़फड़ाती तारीख है। मैं तुम्हें रोज़ दिखाता हूँ, रोज़ उस कैलेंडर को बदलता हूँ, पलट पलट कर उसकी तारीखें देखता हूँ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यह महीनाबाजी का आज चौथा दिन है। यहाँ लेखक बताता है कि जब उसका अतिथि उसके घर आता है तो एक एक करके दिन गुजरते जाते हैं और आज चौथा दिन है, मगर तुम्हारे खाने की, तुम्हारे जाने की कोई संभावना मुझे नज़र नहीं आती। लाखों मील लंबी यात्रा कर एस्ट्रोनॉट्स भी चांद पर इतने लंबे समय तक नहीं टिके रहते जितने तुम हमारे घर में रुके हो। उन्होंने भी चांद की इतनी मिट्टी नहीं खोदी जितनी तुम मेरी खोद चुके हो। क्या तुम्हें अपना घर याद नहीं आता? क्या तुम्हें तुम्हारी मिट्टी नहीं पुकारती? लेखक अपने मन ही मन में ये बातें करता है, इस उम्मीद से कि दूसरे दिन शानदार मेहमान नवाजी के लिए तुम रेल के डिब्बे में बैठ जाओगे। मगर आज चौथा दिन है और तुम यही हो। कल रात हमने खिचड़ी बनाई, फिर भी तुम यही हो। आज हम उपवास करेंगे और तुम यही हो। तुम्हारी उपस्थिति यूं रबड़ की तरह खींचेगी। हमने कभी नहीं सोचा था। लेखक अंदर ही अंदर अपने मन ही मन में ये सवाल जवाब करता रहता है कि क्या नहीं किया हमने तुम्हारे खाने में, पीने में, सब चीज़ की, और आज ये स्थिति हो गई कि हम अब खिचड़ी तक आ गए। जो हर दिन एक नई डिश बनाते थे, एक नया खाना बनाते थे, आज हमारी स्थिति ये हो गई कि आज हम खाना ना खा के हम एक दिन का उपवास करने की सोच रहे। लेकिन नहीं, तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम अच्छे से रहते, एक दिन रहते, तो हमने सोचा था कि हम सब परिवार तुम्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जाते, तुम्हें भावभीनी विदाई देते, तुम्हारा अच्छे से स्वागत करते और तुम्हारे आने का भी इंतज़ार करते। लेकिन नहीं, ये नहीं हो सका। मैंने पहली बार जाना कि अतिथि केवल देवता नहीं होता, वह मनुष्य और कई कई बार राक्षस भी हो सकता है। यह देख मेरी पत्नी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तुम शायद नहीं जानते कि पत्नी की आंखें जब बड़ी बड़ी होती हैं तो मेरा दिल छोटा छोटा होने लगता है। यानी लेखक को भी यहाँ पे अपनी पत्नी की आंखों से डर लगने लगता है, जब वो आंखों के इशारों से बार बार पूछती है कि कब तक रहेगा, ये कब तक रहेगा। अब यही सुबह तुम आए, एक दिन की बात है, तुम सुबह आए और लॉन्ड्री के कपड़े देने लगे। मतलब साफ है कि यह कपड़े जब तक धुलकर नहीं आएंगे तो तुम यहाँ से नहीं जाओगे। हाय, यह चोट मार्मिक थी। यह एक ऐसी चोट थी जिसका आघात अप्रत्याशित था, जो दिखाई नहीं दे रहा था। और लेखक अब और परेशान हो जाता है। अब उसको ये आभास होने लगता है कि ये जो हमारे अतिथि हैं अब जल्दी से जाने वाले नहीं हैं, अब और ये एक सप्ताह यहीं आराम से रहने वाले हैं। कपड़े धुल कर आ गए और तुम यही हो। पलंग की चादर 2 बार बदली जा चुकी है, तुम यही हो। लेखक परेशान है, सोच सोच के परेशान है कि क्या हो रहा है ये, हर दिन हर चीज़ नहीं हो रही है। अब इस कमरे में आकाश में ठाकों के रंगीन गुब्बारे नहीं उड़ते। जब तुम शुरू में आए थे तो हम बहुत देर देर तक बैठ के बातें करते थे, सारी सारी रात जाग के बात करते थे। लेकिन अब कितना, ये जो शब्दों की एक सीमा थी वो भी धीरे धीरे छीन पड़ गई थी। अब करने को कोई चर्चा भी नहीं थी। परिवार, बच्चे, नौकरी, राजनीति, रिश्तेदारी, पुराने दोस्त, फिल्म, साहित्य, क्या नहीं ऐसा विषय था जिसके बारे में हमने बात ना की हो। अब हमारी वो सभी बातें अंतिम चरण तक पहुंच गई थी। यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने अपनी पुरानी प्रेमिकाओं का जिक्र भी किया था। सारे विषय ख़त्म हो गए। तुम्हारे प्रति
मेरी प्रेम भावना अब गाली में बदल रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम कौन सा फेविकोल लगा के मेरे घर आए हो, जो तुम यहाँ से जाने का नाम ले ही नहीं रहे हो। लेखक अपने मन ही मन में ये सब सवाल जवाब करता है, सोचता है कि कैसे ये अतिथि घर से चला जाए। एक दिन पत्नी पूछती है, कब तक रहेंगे ये? जवाब में मैं कंधे उचका कर देता हूँ, हटा कर जवाब देता हूँ। जब वह प्रश्न पूछती है, मैं उत्तर नहीं दे पाता, बस कंधे हिला के हाँ या ना का जवाब देता हूँ। जब मैं पूछता हूँ, वो चुप रह जाती है। तुम्हारा बिस्तर कब गोल होगा अतिथि? मैं अपने मन में यही प्रश्न करता हूँ कि हे अतिथि, तुम अब यहाँ से कब जाओगे? कब तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधोगे? मैं मानता हूँ कि तुम्हें मेरे घर में अच्छा लग रहा है। अब मैं जब तुम्हें यहाँ रहता देखता हूँ तो मुझे लग रहा है कि तुम्हें मेरा घर बहुत अच्छा लग रहा है। सबको दूसरों के घर अच्छे लगते हैं। यदि लोगों का बस चले तो वो किसी के घर में ही रहें, अपने घर को तो वो याद भी ना करें, यहाँ तक कि दूसरे की पत्नी से भी वो विवाह कर लें। मगर घर को सुंदर और होम को स्वीट होम इसलिए कहा गया है कि मेहमान अपने घर वापस लौट जाए। अब क्या होता है, लेखक यही सोचता रहता है और यही सोचते सोचते जो उसके दिल की भावनाएं हैं वो अब धीरे धीरे, जो मिठास थी वो अब गालियाँ बनती जाती हैं। जो शब्द उसके आदर सत्कार के लिए निकलते थे, अब वो मन ही मन, अंदर ही अंदर उसको गालियाँ देने को करते हैं। सत्कार की उष्मा समाप्त हो चुकी थी। जितना सत्कार, जितना आदर वो कर सकता था वो अब कर चुका था। अतिथि का आदर सत्कार 1 दिन या 2 दिन ही होता है, उससे अधिक कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि रोज़ नई नई डिशेस अब नहीं बनाई जा सकती थी। अब भोजन में खिचड़ी बनने लगी है। घर को स्वीट होम कहा गया है, पर तुम्हारे होने से घर की जो स्वीटनेस है वो अब ख़त्म हो गई। अब लेखक कहते हैं कि अब तो ऐसा लगता है कि जो ये कभी मेरा घर स्वीट होम कहलाता था, अब इसमें वो मिठास ही नहीं रही, अब इसमें से स्वीटनेस ख़त्म हो गई है। मेरी रातों को अपने खर्राटों से गुजारने के बाद मैं रात को सो नहीं पाता और तुम आराम से खर्राटे लेते हो। अब चले जाओ मेरे घर से। ये मेरे दोस्त, देखो, शराफत की एक सीमा होती है, हद होती है। मुझे कहने के लिए मजबूर ना करो गेट आउट, क्योंकि ये भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। ये मेरी मर्यादा है कि मैं इस शब्द का प्रयोग नहीं करता। अब तो मेरी एक ही इच्छा है कि कल का सूरज तुम्हारे आगमन का चौथा सूरज होगा और वह मेरी सहनशीलता की अंतिम सुबह भी होगी। उसके बाद मैं लड़खड़ाता जाऊंगा। यह सच है अतिथि। लेखक बताते हैं कि क्या कहते हैं कि यह सच है कि अतिथि होने के नाते तुम देवता हो, मगर मैं भी आखिर मनुष्य हूँ। एक मनुष्य ज़्यादा दिनों तक देवता के साथ नहीं रह सकता। ऐसा नहीं देखा जाता कि देवता और मनुष्य साथ साथ रहते हों। देवता का काम है कि वो दर्शन दे और लौट जाए, और अब तुम भी लौट जाओ अतिथि। इसके पूर्व कि मुझे अपनी बात पे उतरना पड़े और कहना पड़े, मजबूर होकर तुम्हें कहना पड़े कि तुम लौट जाओ अतिथि, लौट जाओ। अब तुम चले जाओ, वरना मुझे गेट आउट कहना पड़ेगा। लेकिन अतिथि, यदि तुम अब नहीं गए तो मुझे अपने आप ही तुम्हें ये कहना पड़ेगा। यदि तुम अपनी आप कल सुबह तक चले ना गए तो मेरी सहनशीलता अब अंतिम चरण पे है, जो जवाब दे जाएगी, माना तुम देवता हो किंतु मैं आदमी हूँ। मनुष्य और देवता ज़्यादा देर साथ नहीं रहते, इसीलिए अपना देवत्व अगर सुरक्षित रखना चाहते हो तो तुम यहाँ से चले जाओ, विदा हो जाओ। तुम कब जाओगे अतिथि? तुम अतिथि कब जाओगे? इस पाठ के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अतिथि का सम्मान हमारे समाज में बड़े सम्मान के साथ किया जाता है, लेकिन जब वही अतिथि हमारे लिए सरदर्द बनने लगे तो वो अतिथि एक देव न रह के एक राक्षस बन जाता है। और इसमें एक अतिथि की जो मर्यादा है उसको बहुत अच्छे से समझाया गया है कि अतिथि देवो भव किस समय इंसान कहलाता है, और यदि वो इस जगह से हटता है तो उसका स्थान देव से राक्षस बनने में देर नहीं लगती। और इसी के साथ मैं इस पाठ को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।